केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुजरात के अहमदाबाद में मोदी सरकार के 9 साल पर कांग्रेस समेत विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। क्या ठाकुर ने एक तीर से दो निशान लगाए? कांग्रेस और उसके बाद आरजेडी पर किया हमला। क्या बोले अहमदाबाद में मंत्री अनुराग ठाकुर? आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 9 साल पूरे होने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने 9 साल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए 2004 से 2014 के बीच के कार्यकाल को लास्ट डिकेड कहा है। गुजरात के अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की मौजूदगी में कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। ठाकुर ने कहा कि 10 साल तक देश ने कमजोर नेतृत्व का दंश झेला। रिमोट कंट्रोल वाली सरकार कैसे चलती थी? अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय जनता दल पर हमला बोला और नए संसद भवन की तुलना ताबूत से करने पर उन्होंने वे भ्रष्टाचार में डूब रहे, चारा खा गए, प्लॉट के बदले नौकरी दी, अब उनका खेल खत्म हो गया। राजनीतिक दलों की सोच में भी भ्रष्टाचार भरा हुआ है। जिनके अपना समय भ्रष्टाचार में डूब गया, जो पशुओं का चारा खाने से नहीं हटे, और जिन्होंने गरीबों को जॉब के बदले प्लॉट, वो भ्रष्टाचार के मुकदमे झेल रहे हैं, उनका भविष्य उसी ताबूत में है जो उन्होंने दिखाया है, क्योंकि जनता उनको उसी ताबूत में खाता नहीं खोलने देगी। वहां पे भी एज वी से द लास्ट नेल इन द कॉफिन विल बी द नेक्स्ट इलेक्शन फॉर देम। ठाकुर ने कहा कि पहले कश्मीर में तिरंगे को जलाया जाता था, लेकिन अब इस तिरंगे का दबदबा पूरी दुनिया में है। ठाकुर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि नए संसद भवन के उद्घाटन में सभी को बुलाया गया था, लेकिन ये वही लोग हैं जो भ्रष्टाचार में लगे थे, वे नहीं आए। ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि यह मौका था कि संसद भवन देख लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट जी। हाल ही में विपक्षी एकता के लिए नीतीश कुमार ने बीजेडी चीफ नवीन पटनायक से मुलाकात की, लेकिन संसद उद्घाटन के मसले पर उन्होंने बीजेपी को समर्थन दे दिया। नई संसद के बहाने कई दल 2024 का समीकरण साध रहे हैं। नई संसद और लोकसभा चुनाव 2024 का क्यों बनता जा रहा है कनेक्शन? आइए जानते हैं। संसद की नई बिल्डिंग को लेकर जारी सियासी रार थमता नजर नहीं आ रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने तर्क और दावे से एक दूसरे पर हमलावर है। नई संसद को लेकर मचे घमासान को आगामी लोकसभा चुनाव में भी जोड़कर देखा जा रहा है। उद्घाटन समारोह का 19 दलों ने विरोध जताया था, जिसमें 3 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं। नई संसद के बहाने 2024 का चुनावी मुद्दा तय हो सकता है। दोनों पक्ष अपने अपने सुविधानुसार मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उदाहरण के लिए बीजेपी संसद में सेंगोल के सहारे हिंदुत्व को साधने की कोशिश में है। नई संसद का उद्घाटन राजनीतिक दलों के लिए 2024 की रणनीति तैयार करने का एक माध्यम भी बन गया है। स्पीकर कुर्सी के पास सेंगोल लगाकर बीजेपी तमिलनाडु में जड़े जमाने की रणनीति पर काम कर रही है। संसद का उद्घाटन विपक्षी एकता का पहला शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है, तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार के प्रयास के बाद विपक्षी गठबंधन में दलों की संख्या को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब लगभग तस्वीर साफ हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट GS। तो कर्नाटक में योगी आदित्यनाथ ने 35 रैलियां की थी, लेकिन बीजेपी को फायदा नहीं मिला। ऐसे में सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव में क्या होगा? कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों का यूपी में कितना असर? क्या बीजेपी की सीटें कम हो सकती है? लोकसभा चुनाव नजदीक है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कर्नाटक के चुनाव को बहुत अहम मान रही है। कर्नाटक में बीजेपी के बड़े नेताओं ने 100 से ज्यादा रैलियां और रोड शो भी किए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुल 35 रैलियां की थी। अब क्या कर्नाटक में मिली हार लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की सीटों पर कोई असर डालेगा? कहा यह भी जाता है कि भारत में केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। 2022 में 5 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 4 राज्यों में जीत मिली थी। सिर्फ पंजाब में आम आदमी पार्टी के हिस्से जीत आई थी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 295 सीटों के साथ जीत हासिल की थी। वहीं समाजवादी पार्टी 111 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर थी। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था और वहां केवल 2 सीट जीत पाई थी। 2024 में सबकी निगाह में है। इस बार विपक्षी पार्टियों में एकजुटता दिख रही है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में सीटों पर उल्टा असर पड़ सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। चुनावी साल में कांग्रेस हाईकमान अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच रिश्ते सुधारने की आखिरी कवायद कर रही है। अगर दोनों गुट में बात नहीं बनती है तो हाईकमान चुनाव से पहले बड़ा फैसला ले सकते हैं। सवाल है कि खड़गे की पोटली में अब क्या ऑप्शन है जिस पर पायलट और गहलोत दोनों मान जाएं। अगर खड़गे की इस मैराथन मीटिंग में भी बात नहीं बनी तो सचिन पायलट क्या करेंगे। चुनावी साल में कांग्रेस हाईकमांड अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच रिश्ते सुधारने की आखिरी कवायद चल रही है। अगर दोनों गुटों में बात नहीं बनती है तो हाईकमांड चुनाव से पहले बड़ा फैसला ले सकता है। पायलट गहलोत का विवाद 30 महीना पुराना है और इसे सुलझाने में कांग्रेस के 2 महासचिवों की कुर्सी चली गई। पायलट गुट की 3 दलीलें पर नजर करें तो पायलट गुट के करीबियों का कहना है कि कांग्रेस हाईकमांड खासकर राहुल गांधी ने चुनावी साल में मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था, जिसे हाईकमांड ने अब तक पूरा नहीं किया है। 25 सितंबर 2022 को कांग्रेस हाईकमांड ने 1 लाइन रेजोल्यूशन पास कराने के लिए जयपुर में बैठक आयोजित की थी, लेकिन इस बैठक का गहलोत समर्थक 89 विधायकों ने बहिष्कार कर दिया। इस प्रकरण पर गहलोत ने माफी मांगी, पर बागी नेताओं पर कार्यवाही नहीं हुई। सचिन पायलट गुट का कहना है कि वसुंधरा सरकार ने जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर सरकार में आए उस पर अशोक गहलोत ने कोई कार्यवाही नहीं की। सियासी गलियारों में इस बात की सबसे अधिक चर्चा है कि सचिन पायलट की डिमांड अगर पूरी नहीं हुई तो अलग पार्टी बना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पटना में 12 जून को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है। जदयू नेता मंजीत सिंह ने इस बारे में जानकारी दी है। विपक्षी को एक करने की तमन्ना सीएम नीतीश को अब तक दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और कर्नाटक ले गई है। क्या होगी विपक्ष की रणनीति, आइए देखते हैं अंदर की बात में। अगले साल 2024 में होने वाले आम चुनावों से पहले विपक्षी एकता को मजबूत करने की कवायद और जोर पकड़ चुकी है। इसे लेकर करीब 1 साल पहले से भागदौड़ कर रहे सीएम नीतीश कुमार फाइनली उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां से वह इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि विरोधी एकता की उनकी मुहिम की असलियत क्या है। इसके लिए तारीख डिसाइड हो चुकी है और तय हो चुका है कि जून की 12वीं तारीख को विपक्षी दलों की बैठक पटना में आयोजित की जाएगी। इसे लेकर जदयू नेता मंजीत सिंह ने रविवार को कहा कि पटना में 12 जून को विपक्षी एकता की बैठक तय की गई है। सीएम नीतीश कुमार इसकी अध्यक्षता करेंगे। हालांकि अभी कुछ ही दिन पहले जब सीएम नीतीश दिल्ली में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी से मुलाकात करने पहुंचे थे, तब केसी वेणुगोपाल ने जल्द ही विपक्षी दलों की बैठक बुलाए जाने की बात कही थी, लेकिन दिन, तारीख और जगह को लेकर कुछ क्लियर नहीं कहा था। सूत्रों के मुताबिक सामने आया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 12 जून को पटना में विपक्ष की बैठक में भाग लेगी। वही इस बैठक में 20 विपक्षी दलों के शामिल होने की बात कही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। आईफा 2023 का आयोजन अबू धाबी में किया गया, जहां सलमान खान, नोरा फतेही, ईशा गुप्ता, जैकलिन फर्नांडिस और ऋतिक रोशन जैसी कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। इस इवेंट से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें विक्की कौशल राखी सावंत के साथ वाइफ कैटरीना के गाने पर डांस करते हुए दिखाई दिए। आईफा 2023 का आयोजन अबू धाबी में किया गया, जहां सलमान खान, नोरा फतेही, ईशा गुप्ता, जैकलिन फर्नांडिस और ऋतिक रोशन जैसी कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। विकी के इस वीडियो में वह सारा अली खान और राखी सावंत के साथ दिखाई दे रहे हैं। इस इवेंट में राखी अपने यूनिक लुक में नजर आई। वीडियो की शुरुआत में सारा और विकी पहले चिकनी चमेली की धुन पर डांस करते हैं, फिर विकी ने कहा चलो शीला की जवानी पर डांस करते हैं, जिसके बाद एक्टर राखी के साथ ठुमके लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान राखी ने विक्की को जोरदार ठुमका मारा, जिससे कि एक्टर अपना संतुलन खो बैठे और वह गिरते गिरते बच गए। विक्की कौशल जल्द ही सारा अली खान के साथ जरा हटके जरा बचके में नजर आएंगे। लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी यह एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो 2 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसे दिनेश विजय ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में सारा, विक्की पति पत्नी के किरदार में नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।